Assalamualaikum class. Today lecture is about vitamin B5 and B6. Firstly, we will talk about vitamin B5. We also known as pantothenic acid. Pantothenic acid is basically the component of a CoA enzyme, which you already read previously. The function of coenzyme A, which function in the transfer of acyl group. CoA contain a thiol group that carry acyl compound as activated thiol ester. Example of such structure are succinyl-CoA, fatty-cyl-CoA, acetyl-CoA. Pantothenic acid is also a component of acyl carrier protein, domain of fatty acid synthesis. It will help in the synthesis of fats, hormone, carbohydrate that we take in the food we eat, turn them into usable energy. जब हमने जितने भी पीछे फैटी एसिड की सिंथेसिस और ब्रेकडाउन पढ़ा है तो उसमें आपने कोए का रोल पढ़ा है, क्योंकि उसमें आपकी जो क्रैब्स साइकिल में एसिटाइल कोए यूज हो रहा है, सक्सिनाइल कोए यूज हो रहा है, और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में भी आपका एसिटाइल कोए यूज होता है. तो जब तक एसाइल कोए या एसिटाइल कोए के साथ कोए अटैच नहीं होगा वो फंक्शनल नहीं होगा. और जो कोए आ रहा है तो बेसिकली जो पेंटोथेनिक एसिड है विटामिन B5 वो उस कोए एंजाइम का कंपोनेंट है. तो अगर हमें अपनी बॉडी में किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म चाहिए तो हमें कोए चाहिए, और कोए चाहिए तो ऑब्वियसली उसके साथ विटामिन B5 चाहिए. ठीक है, एज एन कोएंजाइम, ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके. It also help in the synthesis of neurotransmitters. Neurotransmitter like acetylcholine. Acetylcholine जो है उसकी सिंथेसिस के लिए भी हमें कोए एंजाइम चाहिए होता है. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस के लिए भी यूज होता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी. इसके अलावा ये जो विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, उसकी प्रोसेसिंग में भी यूज होता है. अगर इसकी डेफिशिएंसी वैसे तो रेयर है, लेकिन अगर बी विटामिन की बेसिकली रेयर ही होती है जो डेफिशिएंसी होती है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B5 की तो जो सिम्टम्स आते हैं उनमें हमारे पास आता है फटीग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, बर्निंग फीट, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड मस्कुलर क्रैम्प्स. सबसे पहले विटामिन B5 का क्या रोल है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में. तो जो पेंटोथेनिक एसिड है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में यूज होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट ही आपकी एसिटाइल कोए से होती है. तो ये क्या करता है, ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है बाय प्रिवेंटिंग प्लेक फॉर्मेशन, जो कि प्लेक की बिल्डअप हो रही होती है हमारी आर्टरीज में और वो स्ट्रेच कर जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं. तो विटामिन B5 क्या करता है, वो उस प्लेक की फॉर्मेशन होने को स्टॉप करता है. इसके अलावा ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है बॉडी को रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में यूज होता है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो तमाम ऑर्गन्स को है वो सप्लाई हो सके. डेली डोज ऑफ 900 mg विटामिन B5 कैन रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड लेवल इन डायबिटिक पेशेंट. दो तरह से रोल प्ले कर रहा है, एक तो प्लेक की फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा, दूसरा रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कर रहा है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो जिन जगहों पे नैरोइंग हो गई है आर्टरीज वहाँ पे सप्लाई की जा सके. इसके अलावा नर्व फंक्शन को मेंटेन करके बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैंने आपको पीछे बताया एसिटाइलकोलिन. तो एसिटाइलकोलिन जो है वो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, और हमारी बॉडी में जितने भी मैसेजेस या सिग्नल्स जो ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स को जाते हैं या बॉडी ऑर्गन से वापस ब्रेन तक आते हैं, तो उन सब का काम जो है उनको रेगुलेट करता है एसिटाइलकोलिन. तो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस के लिए हमारा कोए रिक्वायर है, कोएंजाइम ए. Vitamin B deficiency can cause burning feet syndrome. इसके अलावा ये इम्प्रूव करता है मेंटल परफॉर्मेंस को बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर्स, और प्रिवेंट करता है ये माइग्रेन को, डिप्रेशन को, इंसोम्निया को, मोशन सिकनेस को. इसके अलावा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसके बैलेंस करता है बॉडी में, उसकी प्रोडक्शन करता है, रेगुलेट करता है, जो कि डिप्रेशन से और इंसोम्निया जैसी ब्रेन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट करता है.
इसके अलावा ये हार्मोन जो हमारी अलर्टनेस को बूस्ट करते हैं उनको भी सिंथेसिस करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको पीछे भी बताया कि हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स तीनों की सिंथेसिस और ब्रेकडाउन में अपना रोल प्ले करता है। अगर कोई एंजाइम नहीं होगा तो जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा जो इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि इसका रोल है मेटाबॉलिज्म में, तो ड्यूरिंग डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। रेगुलरली अगर ईट कर रहे हैं विटामिन B5 तो ये जो है डेफिशिएंसी की चांसेस जो हैं वो रेयर है और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमल रखता है। इसके अलावा इम्यून फंक्शन को वो हेल्प करता है, एड करता है। कैसे? बाय सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं उसमें हेल्प करता है, फाइट करता है अगेंस्ट पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिन्स। बेसिकली ये प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करता है बॉडी में, जो भी पैरासाइट्स या बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट हो रही होती है उस प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा हेयर एंड स्किन को प्रोटेक्ट करता है। प्रीमेच्योर एजिंग के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स एंड डिस्कलरेशन ऑफ पैचेस, उनको रिमूव करता है। और पिगमेंटेशन एंड ग्रोथ ऑफ हेयर फॉलिकल में भी इसका रोल है। अगर रिसर्चेस कहती हैं कि जिन पेशेंट पर्सनस को हम विटामिन बी कंटेनिंग सप्लीमेंट्स देंगे तो उनमें एक्नी आउटब्रेक जो है वो कंपेयर टू जिन्होंने नहीं लिया विटामिन उसमें कम होती है, ज़्यादा है। जिन्होंने नहीं लिया उनमें ज़्यादा एक्नी के चांसेस है, जिन जो लेते हैं उनमें कम है। इसके सोर्सेज में था बीफ लिवर, सनफ्लावर सीड, मशरूम, एग, सैल्मन, लेंटिल, योगर्ट एंड सन ड्राई टोमेटो। ज़्यादातर जो एग्स हैं वो इसकी बेसिकली जो हैं वो रिच सोर्स हैं बायोटिन के, और सॉरी पैराडॉक्सिन की। जो डोजेज है मेन एंड वुमेन की 40 ईयर एंड ओल्डर में वो है 5 mg पर डे। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो लार्जर पोर्शन जो हैं may lead to side effects such as diarrhea, even increase your risk of bleeding. डेक्सपेंथोनिनोल अ डेरिवेटिव ऑफ पैंथोथेनिक एसिड जो कि हम उन पेशेंट को देते हैं जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लॉकेज हुई है और हीमोफीलिया है, तो वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है विद एंटीबॉडीज। Some studies show that vitamin B5 may increase the effect of group of drug cholinesterase inhibitor जो कि हम एल्ज़ाइमर जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें देते हैं। तो विटामिन B5 अगर उसके साथ अकम्पनी किया जाए तो वो उस ड्रग के इफेक्ट को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट इज विटामिन B6 जिसे हम पैराडॉक्सिन भी कहते हैं। ये 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सल एंड पैराडॉक्सिमाइन। इन सबको हम कहते हैं पैराडीन। ये डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं। जो पैराडॉक्सिन है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, और जो पैराडॉक्सल और पैराडॉक्सामाइन है ये एनिमल फूड में प्रेजेंट होता है। ये प्रिकर्सर है बेसिकली पैराडॉक्सल फॉस्फेट का, एक्ट एज करता है को एंजाइम फॉर मेनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पर्टिकुलरली जो कि अमाइनो एसिड में रिएक्शन करते हैं। होमोसिस्टीन की ब्रेकडाउन में भी यूज होता है। Anemia, taking pyridoxine by mouth is effective for treating an inherited type of anemia called sideroblastic anemia. सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ये ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में इनफ अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, पर जो बॉडी है वो उसे यूज नहीं कर सकती टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन। तो जो एक्सेस आयरन है वो अकोमुलेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी जो रेड ब्लड सेल की माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें। तो जो रिंग फॉर्मेशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। स्टडीज कहती हैं कि अगर हम इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं पैराडॉक्सिन को इन इन्फेंट्स तो ये सीजर्स को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज लो अफिनिटी है उसकी पैराडॉक्सिल फॉस्फेट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है वो होमोसिस्टीन की ब्रेकडाउन में यूज होता है और सिस्टीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो होमोसिस्टीन की ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी और वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में, ब्लड में, और कॉज करेगा डिफरेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम विटामिन B6 ले रहे हैं
तो वो हेमोसिस्टीन के लेवल को जो है वो नॉर्मलाइज रखता है हमारी बॉडी में। Some research show that taking vitamin B6 as pyridoxine with other vitamins including folic acid and cobalamin index like vitamin B12, तो ये हमारे मैकुलर डिजेनरेशन और आई डिसऑर्डर्स को जो है वो प्रिवेंट करता है। रिसर्च सजेस्ट करती हैं अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जिनमें जो नोजिया और वोमिटिंग जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी को रहता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। समटाइम बहुत ज़्यादा वोमिटिंग एंड नोजिया जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप विटामिन B6 ले रहे हैं तो वो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स जो है वोमिटिंग और नोजिया के उन्हें ओवरकम करता है। While with aging arteries tend to lose their ability to stretch, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो विटामिन की अगर हम डोजेज लेंगे विटामिन B6 की तो ये उसकी स्ट्रेचनिंग को और हार्डनिंग को कम करेगा। इसके अलावा एक प्राइमरी इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है हाइपर ऑक्सिलोरिया, जिसमें किडनी स्टोन की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम विटामिन B6 लेते हैं तो वो भी जो है वो उसकी सिम्टम्स को कम करता है। इसके अलावा जो फैक्टर रेगुलेट करते हैं रिक्वायरमेंट को, अगर आपका इंक्रीज मेटाबॉलिज्म है तो रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी इन्फेंट्स में। इसके अलावा जो भी प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं तो उनमें भी रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है कॉन्ट्रासेप्टिव की। इसके अलावा कुछ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग हैं जो इंटरफेयर करते हैं विटामिन B6 की यूटिलाइजेशन को, तो फिर उसके साथ आपको विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करना पड़ता है। जो विटामिन B6 की RDA है वो है 1.2 इन फीमेल्स एंड 1.3 इन मेल्स। ये वाहिद विटामिन है जिस वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर आप 500 mg पर डे ले रहे हैं तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, सेंसरी न्यूरोपैथी जैसे सिम्टम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट होती है, कंप्लीट रिकवरी नहीं होती अगर आप उस विटामिन की डिसकंटिन्यू कर दें उसके इंटेक को, तो उसके सिम्टम्स को काम किया जा सकता है लेकिन कंप्लीट रिकवरी नहीं की जाती।